लॉ सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का नमस्कार। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, जितने भी हमारे दोस्त मित्रगण लॉ ऑफ द लैंड में इंटरेस्टेड हैं, सारे लोग जुड़े रहें। मैं सारा लॉ, आइदर एविडेंस एक्ट हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, जितने भी कानून हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए एक साधारण आदमी के रूप में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहें। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में जानूँ। मानव अधिकार जिसका और डेफिनेशन यूएन में कुछ और है, और हमारे भारतीय कानून जो 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बना 1993 में, उसमें ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन और भी है। तो मैं आज बात करूंगा 1993 जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो उसके पहले आगे भी मैं चर्चा करता रहूंगा इस एक्ट के ऊपर, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पर कुछ चर्चा कर लूं ताकि समझने में आसान हो। तो सबसे पहले मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में ये है कि मानव अधिकार हमारे सारे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो सारा कॉवेनेंट्स में है, जो प्रोटोकॉल्स में बना है, जो अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल्स है, साथ में सारा ह्यूमन राइट्स जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फॉर्सिबल है, उसे हम मानव अधिकार कहते हैं। तो मैं आज जिस पर चर्चा कर रहा हूँ वो है मुख्यतः इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि मैं जैसे ही आगे इंडियन लॉ जो इसके प्रति बना है, इसके लिए बना है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ 1993 1993, उसको समझने के लिए ये भूमिका बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का आरंभ 1941 में हुआ, विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिला, और जितने भी एक्सेस पावर हैं, अलाइड पावर्स मिलकर उसके लिए ह्यूमन राइट्स को बनाना चाहा। क्योंकि वार के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण सारी क्षति हुई थी, मानवों को मारा गया था, और जिसके कारण जो फ्रीडम है, जो ह्यूमन राइट्स है, उसकी हनन हुई थी। इसलिए इसकी परिकल्पना की गई। तो रूजवेल्ट और ब्रिटेन, जिसे चर्चिल कहते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, दोनों मिलकर इस ह्यूमन राइट्स की परिकल्पना की ताकि जो ये बुरा वक्त था इससे हम लोग निकल सकें और फिर से ऐसा समय ना आए। तो 1942 में ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ यूएन साइन हुआ। जो सारे नेशंस थे, जितने भी अलाइड नेशंस थे, वो एक्सिस पावर के विरुद्ध जो भी कुछ हो रहा था, ताकि फिर से ना हो, इसके लिए मानव अधिकार कानून बनाने के बारे में परिकल्पना किया। और जो आगे जाकर 1945 में ह्यूमन चार्टर बना, जिसे हम का यूएन चार्टर कहते हैं। यूएन चार्टर क्या है? तो यूएन चार्टर भी एक शांति का डॉक्यूमेंट है कि शांति रहे हमारे यूएन, हमारे यूनाइटेड नेशंस में। तो उसके लिए उस समय के 33rd प्रेसिडेंट यूएन में आए, जिनको हम लोग प्रेसिडेंट ट्रूमैन कहते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग सोचते हैं, और जिसके कारण उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि वी हैव ट्रू रीज़न टू बिलीव दैट देयर शुड बी पॉलिसीज विच कैन अचीव एंड ऑब्जर्व ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। जिसके बाद इन्हीं बातों को आर्टिकल 55 जो चार्टर ऑफ द यूएन है वो बताता है। इसी बात को लेकर आगे जैसे समय अनुसार इन बातों को जो जनरल असेंबली और जो सोशल
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जनरल असेंबली मिलकर जहाँ बातें हुई, डेलिब्रेशंस हुई इसके प्रति, जहाँ लोग बात किए, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि इसके बारे में कुछ सोचें। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक कमीशन को तैयार किया, जिस कमीशन ने ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में सारे गवर्नमेंट ऑफ द यूएन जो इसके निर्माता थे, जो फ्रेमर्स थे, उनको रिपोर्ट सौंपा। उसमें सौंपने के बाद सेशन फर्स्ट और सेकंड सेशन में, लेकिन ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में सौंपा वो फॉर्म और कंटेंट में एक जैसा नहीं होने के कारण इसे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में डाल दिया गया। लेकिन सारे जितने भी गवर्नमेंट्स थे वे चाह रहे थे कि कुछ सेम जिसमें कंटेंट प्लस फॉर्म जो डॉक्यूमेंट का हो सेम हो, ताकि जो है स्पेसिफिक राइट, जनरल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए फिर से परिकल्पना हुई, तो ये सोचा गया ड्राफ्टिंग कमेटी ने थर्ड सेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, जिसे ड्राफ्टिंग डिक्लेरेशन कहते हैं। ड्राफ्टिंग डिक्लेरेशन जिसमें जनरल राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स रखा गया, फिर उसके बाद कॉन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसमें स्पेसिफिक राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स रखा गया, उसके बाद थर्ड मेमोरेंडम रखा गया, ताकि इन सारे जनरल राइट्स स्पेसिफिक राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो। और इम्प्लीमेंट करने के बाद 48 देश इन पर मोहर लगाए और इन्हें स्वीकार कर लिया डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मैं बात करूँगा कि ह्यूमन राइट्स में बहुत कुछ बने, तो जो भी मैं अभी फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की चर्चा किया, तो वो एक छोटा सा ह्यूमन बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है। लेकिन मैं बात करूँगा जो एक मेजर बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल बिल ऑफ इंटरनेशनल राइट्स, उसमें 6 डॉक्यूमेंट्स मुख्यतः होते हैं जिसे कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। एक है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जिसको 1966 कहा गया। फिर इसी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हिस्सा को अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल कहा गया जो 1966 में बना। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल जो है एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी 1989 बना, ताकि जो है डेथ पेनल्टी जिस भी माध्यम से दिया जाए वो फिर से उसके लिए उसके बारे में सोचा जाए कि क्या और भी रास्ता है, क्योंकि उस वक्त जो ड्रग से डेथ पेनल्टी दिया जाता था, लोगों को दिया जाता था ताकि लोगों का डेथ हो सके, तो डेथ पेनल्टी में चेंजेस के कारण इसको अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल कहते हैं। तो मैं ये बात बता दूं कि अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल का मतलब होता है ताकि एक ग्रीवेंस सेटलमेंट का एक प्रोसीजर है, इसीलिए इसके अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल कहा गया, ताकि जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल्स बना दें, ताकि जो कंप्लेंट्स हैं जनरल लोगों का वो एक प्रोसीजर के माध्यम से सॉल्व हो सके। और लास्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को हम लोग जाने कि ये सारे कलेक्टिव इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाना गया। अतः और भी मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है और मुझसे जुड़े रहें। और अब मैं बात करूँगा कि ह्यूमन राइट्स किस तरह ये सारे जो परिकल्पना थी हमारे यूनाइटेड नेशंस में, ये किस प्रकार हमें संविधान में लिया गया, किस प्रकार भारतीय कानून में इसकी जो है रिजर्वेशन हुई एक्ट बनाकर। इसके लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।